पिछले 40 सालों में चीन ने जो कर दिखाया है वो वाकई किसी चमत्कार से कम नहीं है। सोचिए, एक देश जो कभी गरीबी और भुखमरी में डूबा हुआ था, आज दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमिक पावर है। तो सवाल ये उठता है कि ये हुआ कैसे? ऐसा क्या जादू हुआ कि एक इतना गरीब देश आज इस मुकाम पर पहुंच गया? चलिए आज की इस बातचीत में इसी सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। अच्छा, इस बदलाव का स्केल कितना बड़ा है ये समझने के लिए जरा इन नंबर्स पर नजर डालते हैं। देखिए, 1978 में पूरी दुनिया की जीडीपी में चीन का हिस्सा सिर्फ 2% था, सिर्फ 2%। और आज ये 18% से भी ज्यादा है। मतलब ये एक ऐसी जबरदस्त छलांग है जिसने पूरी दुनिया के इकोनॉमिक मैप को ही बदल कर रख दिया। लेकिन इस जबरदस्त तरक्की की कहानी शुरू करने से पहले हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। चीन ने एक बहुत ही लंबा और मुश्किल दौर देखा है, एक ऐसा दौर जिसे चीन के लोग आज भी सेंचुरी ऑफ ह्यूमिलिएशन या अपमान की सदी कहते हैं। कहानी असल में वहीं से शुरू होती है। ये दौर शुरू हुआ 1839 में, जब ब्रिटिशों ने चीन में अफीम बेचना शुरू किया, जिसने चीनी समाज को अंदर से खोखला कर दिया। उसके बाद तो जैसे मुश्किलों का पहाड़ टूट पड़ा, एक के बाद एक विनाशकारी गृहयुद्ध, फिर जापान का क्रूर हमला, इन सब ने चीन को पूरी तरह से कमजोर कर दिया। देश टूट चुका था और हालात एक बड़ी क्रांति के लिए बिल्कुल तैयार थे। और फिर वो दिन आया 1949 में, जब गृह युद्ध खत्म हुआ तो माओ त्से तुंग ने पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की स्थापना की। ये एक टर्निंग पॉइंट था, यहीं से मॉडर्न चाइना का जन्म हुआ। अब माओ के लीडरशिप में चीन एक बहुत बड़े सोशल और इकोनॉमिक एक्सपेरिमेंट के दौर में दाखिल हुआ। उनका मकसद तो चीन को बहुत तेजी से बदलना था, पर उनके जो तरीके थे वो कह सकते हैं कि बहुत ही रैडिकल थे। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है 1958 का ग्रेट लीप फॉरवर्ड कैंपेन। अब इसके दो मेन गोल थे। पहला, एग्रीकल्चर को कलेक्टिवाइज करना, मतलब सारी जमीन सरकार के कंट्रोल में आ जाएगी। और दूसरा, ये बड़ा अजीब था, लोगों को कहा गया कि वो अपने घर के बैकयार्ड में ही स्टील की भट्टियां लगाएं ताकि देश में इंडस्ट्रियलाइजेशन तेजी से हो। अब देखिए, कागज पर शायद ये अच्छा लगे, लेकिन असल में नतीजा बहुत ही भयानक निकला। जो बैकयार्ड की भट्टियों में स्टील बन रहा था वो एकदम बेकार क्वालिटी का था, मतलब रिसोर्सेज की जबरदस्त बर्बादी। और खेतों का हाल तो और भी बुरा था। किसानों को पता था कि वो चाहे जितनी भी मेहनत कर लें, सारी की सारी फसल तो सरकार ले जाएगी, तो उन्हें कोई इंसेंटिव ही नहीं था ज्यादा उगाने का। नतीजा, प्रोडक्शन एकदम से गिर गया। और इस पॉलिसी की जो इंसानी कीमत चुकानी पड़ी वो तो दिल दहला देने वाली है। 1958 से 1961 के बीच जो भयानक अकाल पड़ा, उसमें अंदाजा है कि 2 से 4 करोड़ लोगों ने अपनी जान गंवा दी। यह इतिहास के सबसे खतरनाक अकालों में से एक था। माओ की इन विनाशकारी नीतियों का एक और अजीब सा एग्जाम्पल है गौरैया मारने का अभियान। लॉजिक ये दिया गया कि गौरैया अनाज खा जाती हैं, तो चलो सारी गौरैयों को ही मार देते हैं। लेकिन हुआ क्या? जब गौरैया खत्म हो गई तो जिन कीड़ों को वो खाती थीं, उनकी आबादी में मानो विस्फोट हो गया। और इन कीड़ों ने फसलों को इतना ज्यादा नुकसान पहुंचाया कि अकाल की हालत और भी बदतर हो गई। इन सब फेलियर्स के बाद अपना कंट्रोल वापस पाने के लिए माओ ने 1966 में कल्चरल रेवोल्यूशन यानी सांस्कृतिक क्रांति शुरू की। इसका असली मकसद अपने खिलाफ उठने वाली हर आवाज को दबाना था, और इसकी वजह से पूरे देश में उथल-पुथल और हिंसा का माहौल बन गया। जब माओ की मौत हुई तो चीन एक तरह से एक चौराहे पर खड़ा था, और तभी एक नए लीडर का उदय हुआ। एक ऐसा लीडर जिसके पास चीन के लिए एक बिल्कुल अलग विजन था। इनका नाम था डेंग श्याओपिंग। 1976 में माओ की मौत के बाद वो सत्ता में आए, और चीन का जो आज हम रूप देखते हैं, उस बदलाव का असली आर्किटेक्ट डेंग को ही माना जाता है। डेंग की सोच माओ से एकदम उलट थी। देखिए, माओ के लिए आइडियोलॉजी सबसे ऊपर थी और वो हर चीज पर सरकार का कड़ा कंट्रोल चाहते थे। वहीं डेंग एकदम प्रैक्टिकल थे। वो मानते थे कि इकोनॉमिक फ्रीडम जरूरी है। वो समझ गए थे कि अगर चीन को बदलना है तो सरकार को अर्थव्यवस्था पर अपनी पकड़ थोड़ी ढीली करनी पड़ेगी। और उनकी एक बहुत फेमस कहावत है जो उनके तरीकों को बहुत अच्छे से बताती है, पत्थरों को महसूस करके नदी पार करना। मतलब ये कि बदलाव रातों रात नहीं होगा। हम धीरे धीरे संभल कर आगे बढ़ेंगे, एक्सपेरिमेंट करेंगे, हर कदम को टेस्ट करेंगे, और अगर कुछ काम नहीं किया तो उसे बदल देंगे। ऐसा नहीं कि बस एक फैसला ले लिया और पूरे देश पर थोप दिया। तो चलिए अब उन खास पॉलिसीज की बात करते हैं जिन्होंने चीन के इस जबरदस्त इकोनॉमिक ग्रोथ को मुमकिन बनाया। सबसे पहला और बड़ा बदलाव आया एग्रीकल्चर में। डेंग ने हाउस होल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी सिस्टम शुरू किया।
अब इसमें क्या था, किसानों को जमीन लीज पर दी गई, उन्हें सरकार को एक फिक्स्ड कोटा देना होता था, लेकिन, और ये लेकिन बहुत बड़ा था, कोटे से ज्यादा वो जो कुछ भी उगाते उसे खुले बाजार में बेचकर प्रॉफिट कमा सकते थे। बस यही तो चाहिए था। अचानक किसानों के पास मेहनत करने की एक वजह आ गई और देखते ही देखते प्रोडक्शन आसमान छूने लगा। अगला बड़ा कदम था टीवीएस, यानी टाउनशिप एंड विलेज एंटरप्राइजेज। ये असल में गांव देहात में छोटी छोटी फैक्ट्रियां और बिजनेस थे जिन्हें लोकल कम्युनिटी चलाती थी। कपड़े से लेकर इलेक्ट्रॉनिक्स तक हर तरह का सामान यहां बनता था और इनसे करीब 10 करोड़ नौकरियां पैदा हुईं। इससे गांव के लोगों की इनकम बढ़ी और शहर गांव का जो फर्क था वो भी कम होने लगा। और फिर आया गेम चेंजर, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स या SEZs। शेनज़ेन जैसे कुछ शहरों को विदेशी कंपनियों के लिए खोल दिया गया। उन्हें कहा गया, आप यहां आइए, फैक्ट्री लगाइए, हम आपको टैक्स में छूट देंगे, नियम भी आसान होंगे। और बस विदेशी कंपनियों की लाइन लग गई। ये इलाके चीन के एक्सपोर्ट ग्रोथ के पावरफुल इंजन बन गए। अब इन सब सुधारों का नतीजा क्या निकला, वो हैरान करने वाला था। जरा इस चार्ट को देखिए। यहां चीन और भारत की तुलना की गई है। 1990 में भारत की पर कैपिटा जीडीपी चीन से थोड़ी सी ज्यादा थी, लेकिन सिर्फ 30 साल बाद 2020 में चीन की पर कैपिटा जीडीपी भारत से लगभग 3 गुना ज्यादा हो गई। ये नंबर चीन के इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन की स्पीड और स्केल की पूरी कहानी बयान करते हैं। लेकिन कहानी का एक दूसरा पहलू भी है। चीन का ये जो सुपर पावर बनना है, ये बिना कीमत चुकाए नहीं हुआ है। इस कामयाबी के साथ साथ इसकी एक बड़ी कॉस्ट भी है। अगर हम उपलब्धियों की बात करें तो लिस्ट सच में कमाल की है। करोड़ों करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले, चीन दुनिया की फैक्ट्री बन गया, टेक्नोलॉजी का हब बन गया, पूरे देश में मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर का जाल बिछ गया। ये वाकई एक इकोनॉमिक मिरेकल था, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी है। इकोनॉमिक आज़ादी तो मिली, पर पॉलिटिकल आज़ादी नहीं। आज भी वहां एक पार्टी का ही शासन है। 1989 में तियानमेन स्क्वायर में जब लोगों ने लोकतंत्र की मांग की तो उसे बेरहमी से कुचल दिया गया। इतनी तेज इंडस्ट्रियलाइजेशन ने पर्यावरण को बहुत नुकसान पहुंचाया है और आज शी जिनपिंग के दौर में लोगों की पर्सनल आज़ादी पर पाबंदियां और भी ज्यादा बढ़ गई हैं। तो आखिर में एक बड़ा सवाल हमारे सामने खड़ा होता है। चीन की कहानी एक जबरदस्त आर्थिक चमत्कार की है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन ये कामयाबी जिस रास्ते पर चलकर मिली और इसकी जो राजनीतिक और सामाजिक कीमत चुकानी पड़ी, क्या वो कीमत बहुत ज्यादा थी? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद इतिहास अभी भी लिख रहा है।